अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा। 14 अगस्त 2024 का दिन पाकिस्तान में इख्तिताम की तरफ जा रहा है। यह आज पाकिस्तान का 77वां नेशनल इंडिपेंडेंस डे है, यानी पाकिस्तान का योम पैदाइश। और इस हवाले से मैं एक थॉटफुल वीलॉग करना चाहता हूँ, करूँगा मैं, जिसमें मैं देखूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान के माशरे और पाकिस्तान के लोगों और पाकिस्तान के इदारों के सामने किस किस्म के चैलेंजेस हैं, किस किस्म के मुश्किल सवालात जो हैं वो पाकिस्तान के सामने हैं, क्या पाकिस्तान की अचीवमेंट्स हैं और क्या पाकिस्तान के लिए ख़तरात हैं। लेकिन इस थॉटफुल वीलॉग से पहले, ये तो मैं चंद घंटों के बाद करूँगा, अभी मैं बहुत ही क्विकली आज के दिन की गुज़िश्ता 12-18 घंटों की जो टॉपिकल डेवलपमेंट्स हैं उनके ऊपर मैं बहुत क्विकली एक कमेंट करना चाहता हूँ। इन टॉपिकल डेवलपमेंट्स में जो सबसे दिलचस्प डेवलपमेंट है वो ये है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं, उन्होंने पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में वहाँ कैडेट्स के साथ उन्होंने ख़िताब किया 14 अगस्त 2024 की निस्बत से। और ये ख़िताब उसी किस्म का है जिस तरह का ख़िताब उनसे पिछले कई आर्मी चीफ जो हैं ये ख़ुद वो कर चुके होंगे। और गुज़श्ता 10-15-20 बरस में अगर आप सिर्फ तारीख़ें बदल दें और चंद जुमले बदल दें तो इस ख़िताब में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, मासवा इसके कि पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ ने ये कहा है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो डिजिटल टेररिज्म है, ये एक नई टर्म है जिसे जनरल आसिम मुनीर और उनकी टीम जो है बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसका इशारा जो है वो सोशल मीडिया की तरफ है, ट्विटर की तरफ है, यूट्यूब की तरफ है, मेरी तरह के चंद जो दो पल के शायर हैं उनकी तरफ इशारा किया जाता है। तो उन्होंने कहा कि जो सोशल मीडिया की जो डिजिटल टेररिज्म है ये फ़ॉरेन पावर्स करवा रही हैं, लेकिन फ़ॉरेन पावर्स की उन्होंने कोई निशानदेही नहीं की, किसी को उन्होंने आइडेंटिफाई नहीं किया। ये क्या मामला है, क्यों जनरल आसिम मुनीर साहब का ये फ़ॉरेन पावर्स पे इल्ज़ाम देना जो है ये मैं इसको बड़ा इंटरेस्टिंग समझता हूँ। इस पे मैं चंद कमेंट अभी आपके सामने रखता हूँ। लेकिन इसके साथ ही बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट वो देखता हूँ जब आज ही के दिन में 14 अगस्त 2024 को अफ़गान तालिबान अपनी जो रिपब्लिक उन्होंने खड़ी की है या एमिरेट बनाई है उन्होंने, इमारात इस्लामी अफ़गानिस्तान की, उसके उन्होंने 3 साल मनाए। और उन 3 सालों की जो इमारत है उसमें 2 ममालिक के डिप्लोमेट्स ने बड़ी वाज़ेह तौर पर शिरकत की है, एक ईरान और दूसरा चीन। ये भी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। तीसरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट वो है जो बड़ी अजीब सी डेवलपमेंट है, जहां मोहम्मद अली दुरानी साहब जो एक ज़माने में इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब समझे जाते थे, जनरल मुशर्रफ साहब के मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन वगैरह जो हैं वो रहे हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट इशू की है तमाम सियासी अपोजिशन की जमातों के साथ मिल के, जिसपे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है और भी अपोजिशन की जमातें हैं, और इमरान खान की रिहाई का मोहम्मद अली दुरानी साहब ने इस स्टेटमेंट के अंदर मुतालबा किया। मोहम्मद अली दुरानी साहब छींक भी मारते हैं तो लोग समझते हैं कि पाकिस्तान का GHQ या इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उनके कहने पे कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने, वो इतने कॉन्शियस हैं कि उन्होंने इसको बार बार अपनी प्रेस स्टेटमेंट में या अखबारी रिपोर्टर्स के साथ बात करते हुए उन्होंने इस इम्प्रेशन को ज़ायल करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि मैं अपनी ज़ाती इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर रहा हूँ, लेकिन बदकिस्मती से लोग उनको इम्पॉर्टेंट इसलिए समझते हैं कि उन्हें इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा जो है वो समझा जाता है। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदों ने अडयाला जेल के बाहर खड़े होकर जो प्रेस टॉक की है, उसमें जब ये सवाल पूछा गया कि जनरल फैज़ हमीद जो हैं उनकी गिरफ्तारी पे इमरान खान का क्या मौक़िफ़ है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना ये था कि ये आर्मी का एक अंदरूनी मामला है, डिसिप्लिन का, और इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई पोजीशन नहीं है। इस पर भी मैं चंद एनालिटिकल कमेंट्स जो हैं वो आपके सामने रख सकता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं चलूँ पाकिस्तान आर्मी चीफ की स्टेटमेंट की तरफ। अच्छा, आई मस्ट अपोलोजाइज़ कि जहाँ मैं बोल रहा हूँ इस समुंदर के किनारे कोस्टल टाउन है और यहाँ मेरे करीब जो है बच्चों ने बहुत ज़्यादा शोर मचाया हुआ है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि मैं माइक्रोफोन भी इस्तेमाल नहीं कर रहा, बिकॉज मेरा ख्याल है कि ये जो फ़ोन होता है ना, फ़ोन का अपना माइक्रोफोन जो है वो बहुत अच्छी आवाज़ को कैप्चर कर लेता है, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये आवाज़ बड़े सही तरीके से, क्रिस्प तरीके से आप इसको सुन सकते होंगे। सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट को देख लेते हैं जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनाब मोअज़्ज़ज़ रिस्पेक्टेड जनरल आसिम मुनीर साहब, हाफिज़ साहब जो हैं, उन्होंने पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल के अंदर कैडेट्स, यानी तसव्वुर ये है कि कैडेट्स बेचारे बिल्कुल मासूम बेवकूफ़ हैं, और कई दफ़ा लगता भी है कि बेचारे बहुत ही नादान और बेवकूफ़ किस्म के हैं, क्योंकि बेवकूफ़ों के सामने ही इस किस्म की स्टेटमेंट दी जा सकती है, जहां पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने 14 अगस्त 2024 को क़याम पाकिस्तान की निस्बत से तकरीर करते हुए ये फरमाया कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो डिजिटल टेररिज्म हो रही है, पहले तो बात है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ डिजिटल टेररिज्म हो भी रही है कि नहीं हो रही,
जनरल आसिम मुनीर की टीम और GHQ और ISPR ने एक नई टर्म अपने लिए इन्वेंट की है। इसके ये मूजिद और खालिक हैं और ये इसको 24 घंटे या हर चंद दिन जब भी इनको मौका मिलता है कि बगैर सोचे समझे इस टर्म को इस्तेमाल करते रहते हैं। पिछले चंद सालों से रियासत मुखालिफ बैरूनी ताकतों की सरपरस्ती में डिजिटल दहशतगर्दी की मजमून कोशिश की जा रही है, जिसका मकसद झूठी खबरों और प्रोपेगेंडे के जरिए कौम में नफाक और मायूसी फैलाना है। हालांकि गुज़िश्ता 2.25 बरस में जो भी दहशतगर्दी हुई है पाकिस्तान के लोगों के ख़िलाफ़, वो जनरल आसिम मुनीर और इस किस्म के जनरल साहिबान के जो कारिंदे हैं और इनके जो सबऑर्डिनेट्स हैं उन्होंने की है। जहां पाकिस्तानी लोगों के घरों के दरवाजे तोड़े गए हैं, दीवारें फलांगी गई हैं, उनके बीवी बच्चों को मारा पीटा गया है, उनको घसीटा गया है, हज़ारों लोगों को गिरफ़्तार किया गया है, उनके बुनियादी इंसानी हकूक़ उनसे छीन लिए गए। लेकिन कैडेट्स भी इतने मासूम हैं, इतने बेबस हैं, इतने लाचार हैं कि उनके सामने ज़बाने का ये फासिक और ये जाबिर, जिसके बारे में अगर आप ट्विटर के ऊपर देखें तो आपको बहुत से ट्वीट्स मिल जाएंगे जहां लोग अब ये क्वेश्चन करते हैं कि शायद जनरल ज़ियाउल हक के बाद, यानी डिबेट ये है कि जनरल ज़ियाउल हक के बाद इतना ज़ालिम, इतना जाबिर आदमी पाकिस्तान की तारीख़ में देखने में नहीं आया, या ये है कि जनरल ज़ियाउल हक को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया क्योंकि जनरल ज़ियाउल हक जो हैं वो चादर चार दीवारी का, इंसान की इज़्ज़त का, घर की कम से कम कोई इज़्ज़त उनके नज़दीक होती थी। बहरहाल जनरल साहब फरमाते यहाँ पे ये हैं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ डिजिटल टेररिज्म जो है ये फ़ॉरेन पावर्स करवा रही हैं, लेकिन उन्होंने कोई फ़ॉरेन पावर आइडेंटिफाई नहीं की। सो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग लम्हा है। यानी आप पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान के लोगों की बेबसी है, लाचारगी है, उनकी बेवकूफ़ी है, और ये क्या कहें आप पाकिस्तान के लोगों के बारे में कि आप यहाँ पर ज़ुमानी तरीके से फ़ॉरेन पावर्स को, बैरूनी ताकतों को आइडेंटिफाई किए बगैर आप ये बकवास कर सकते हैं कि पाकिस्तान में ये सब कुछ जो है फ़ॉरेन पावर्स करवा रहे हैं। और जब भी आप ये लफ्ज़ बोलते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि शायद ये हिंदुस्तान है, मगरब है, सहूनी ताकतें जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर सब कुछ करवा रही हैं। और हकीकत ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो भी गंद है वो 99.99% पाकिस्तान के अंदर की ताकतों का गंद है। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आसिफ यानी शरीफ जरदारी एंड आसिम रजीम जो है इस वक्त पाकिस्तान के लोगों पे जो जुल्म हो रहा है वो ये माफिया जो है वो कर रहा है। अच्छा, बात ये मज़े की ये भी है कि जनरल साहब ने आइडेंटिफाई तो नहीं किया कि फ़ॉरेन पावर्स कौन सी हैं, लेकिन जनरल साहब ने अंग्रेज़ी में सोच किया। बाकी तकरीर कैडेट्स बेचारों के लिए वो उर्दू में ही कर रहे थे, बिकॉज कैडेट्स की अंग्रेज़ी भी बराए नाम होती है, 100 लफ्ज़ों की इनकी वोकेबलरी होती है बेचारों की। तो वो उन्होंने अंग्रेज़ी इसमें शिफ्ट किया दुनिया को बताने के लिए, और उसमें उन्होंने शुक्रिया अदा कर दिया तुर्की का, सऊदी अरब का, मुत्तहिदा अरब इमारात UAE का और शायद एक आध मुल्क का, जिससे ये पता चलता है कि कम से कम ये जो ममालिक हैं तुर्की, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और एक आध और जो हैं, इनको कम से कम उन फ़ॉरेन पावर्स की लिस्ट से पाकिस्तान के रिस्पेक्टेबल आर्मी चीफ ने निकाल दिया है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ डिजिटल टेररिज्म करा रहे हैं। तो फिर कौन सी ताकतें हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ डिजिटल टेररिज्म करवा रही हैं? वो मगरब की ताकतें जिनके सामने कशकोल लेके पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पाकिस्तान के शरीफ जरदारी जो हैं वो खड़े हुए हैं और बार बार IMF से पैसे मांगते हैं, वर्ल्ड बैंक से पैसे मांगते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक से पैसे मांगते हैं। ये वो फ़ॉरेन पावर्स हैं जिनके ऊपर ये प्रेशर डालते हैं कि जो वीलॉगर्स बाहर बैठे हुए हैं, जो सोशल मीडिया के लोग हैं, इन्हें कंट्रोल करें, इनके ख़िलाफ़ केसेस बनाएं। कौन सी फ़ॉरेन पावर्स हैं? या ये वो फ़ॉरेन पावर हिंदुस्तान है जिसका अब नाम GHQ या ISPR को लेते हुए शर्म आती है। 2021 के बाद एक अनप्रेसिडेंटेड पीरियड ऑफ पीस जो है वो पाकिस्तान की मिलिट्री रजीम 4 बरस हो गए हैं और हिंदुस्तान के दरमियान में है। ये वाहिद टाइम पीरियड है जिसमें हिंदुस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मसाइल और मजबूरियों का कतई तौर पे कोई फ़ायदा नहीं उठाया, वरना ये इतना एक फ्रेजाइल इंटरनल बैलेंस था। जब आज़ाद कश्मीर में आपने मनमानी की, वहाँ आपने गोली चला दी, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आपके इतने मुजाहरे होते रहे, बलोच यकजहती मूवमेंट जो है वो सड़कों के ऊपर है, लाखों की तादाद में, हज़ारों, काउंटलेस थाउजेंड्स जो हैं। लेकिन हिंदुस्तान की हुकूमत ने, मोदी सरकार ने किसी भी स्टेप एंड स्टेज पे इस पाकिस्तानी शरीफ जरदारी आसिम रजीम की मजबूरियों और कमज़ोरियों को फ़ायदा नहीं उठाया। और ये भी आपने देखा कि जब ये ख़बर आई कि हिंदुस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी चुन चुन के कश्मीरी और सिख सपोर्टर्स या मिलिटेंट्स को पाकिस्तान में चुन चुन के हलाक कर रही है, टारगेट कर रही है, तो पाकिस्तान की ISPR ने वो स्टेटमेंट फ़ॉरेन ऑफिस से ज़रूर दिलवा दी, ख़ुद उसका जिक्र नहीं किया। बॉटम लाइन ये है कि हिंदुस्तान की भी ये बात आप नहीं करते, मगरबी ताकतों के सामने तो इन्होंने कशकोल फैलाया हुआ है।
कौन सी फॉरेन पावर्स हैं जो पाकिस्तान में डिजिटल टेररिज्म करवा रही हैं। मैंने चंद लम्हे पहले बात की कि जनरल आसिम मुनीर साहब का बदकिस्मती से कहते हैं कि जनरल ज़ियाउल हक के बाद या जनरल ज़ियाउल हक का भी इतना ज़्यादा जाबिराना नहीं था, बिकॉज वो चादर और चारदिहारी की तहफ़्फ़ुज़ का एहतराम करते थे। और वैसे भी उन्होंने इतनी ज़्यादा बड़ी तादाद में हज़ारों लोगों को, उन्होंने हज़ारों पाकिस्तानियों को उन्होंने एक रेन ऑफ टेरर से उन्होंने दो चार नहीं किया था। मैं ये किस किस्म का ये जबर है उसको सिर्फ मैं एक एग्जांपल आपके सामने एक तस्वीर की शक्ल में रखना चाहता हूँ। पंजाब के साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा साहब की एक तस्वीर जो है वो मेरे सामने, एक इमेज उनका आया चंद दिन पहले, वो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाना चाहता हूँ। और साथ ही मैं उमर सरफराज चीमा साहब की इससे चंद महीने पहले की, ये चंद सालों पहले की, कि उमर सरफराज चीमा की प्रोफाइल क्या होती थी, वो कैसे एक खुश लिबास और खुश इखलाक या एक हंसी खुशी किस्म की शख्सियत थे। तो उमर सरफराज चीमा साहब की वो तस्वीरें भी देख लें। और अभी उमर सरफराज चीमा जो जनरल आसिम मुनीर के प्रिजन कैंप्स का टॉर्चर और उसकी जो अजियत है बर्दाश्त करने के बाद उनके चेहरे के ऊपर किस किस्म के तासुरात हैं। लेकिन उमर सरफराज चीमा साहब के ये चेहरे के तासुरात जो हैं उन हज़ारों काउंटलेस पाकिस्तानियों के चेहरे के तासुरात हैं जो जनरल आसिम मुनीर साहब का जो रजीम ऑफ टेरर है इसके दरमियान उनके साथ हालात हुए हैं। चंद दिन पहले किसी इंटरनेशनल पब्लिकेशन ने या सोशल मीडिया के ऊपर मैंने देखा एक इमेज चल रहा था कि गुज़िश्ता साल में जो मुल्क जिसमें सबसे ज़्यादा बड़ी तादाद से लोगों ने बाहर दौड़ के इमिग्रेट किया है या इमिग्रेट करना चाहते हैं वो पाकिस्तान है। हकीकत ये है कि जो जनरल आसिम मुनीर और शरीफ जरदारी के जो ये टिरानिकल रजीम है, इसको जो पाकिस्तानी चंद मेरी तरह के जर्नलिस्ट, चंद पॉलिटिकल एक्टिविस्ट पाकिस्तान के अंदर जो इसे रेजिस्ट कर रहे हैं, उन्हें दुनिया की किसी की सपोर्ट हासिल नहीं है। जनरल साहब के रजीम को पूरी दुनिया की सपोर्ट हासिल है। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग मोमेंट है पाकिस्तान की तारीख़ का। सिर्फ ये मुल्क इतना मजलूम है, यहाँ सोचने समझने की सलाहियतें इतनी थोड़ी हैं कि आप इस किस्म की बातें, जिस किस्म की तकरीर उन्होंने की, ये कह के भी आप जो है अपना गुजारा कर लेते हैं। और कोई अखबार नहीं है जो इदारिया लिख के पूछ सके जनरल साहब से भी कौन सी फ़ॉरेन पावर्स हैं। यहाँ तो सारी फ़ॉरेन पावर्स आपके साथ खड़ी हैं। अब 14 अगस्त 2024 की एक खबर ये भी मेरे कानों में पहुँची है कि पाकिस्तान के बहुत बड़े हिस्सों में आज के दिन भी इंटरनेट डिसरप्ट रहा। याद रहे कि चंद दिन पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने कहीं कहते हुए कहा था या उनको रीअश्योर किया गया था कि जो चाइनीज़ फायरवॉल है वो ठीक हो जाएगी। चाइनीज़ फायरवॉल जिसमें कमीशन भी ले लिया गया है, जो ठीक काम नहीं कर पा रही थी, वो 14 अगस्त के बाद से वो चाइनीज़ फायरवॉल वापस आ जाएगी। तो उस चाइनीज़ फायरवॉल का आज एक्सपेरिमेंट हो रहा था, ये क्या, ये मुझे नहीं पता। लेकिन दूसरी तरफ से जो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाना चाहता हूँ कि जो इंटरनेशनल मल्टीटास्किंग और मल्टी डायमेंशनल जो साइट है फीवर की, जहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के लोग जो प्रोफेशनल्स हैं, मल्टी प्रोफेशनल साइट है जहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के लोग अपनी सर्विसेज सेल करते हैं, रेंडर करते हैं, जहाँ सर्विसेज परचेज़ की जाती हैं, जहाँ सर्विसेज सेल की जाती हैं, जो मार्केट है सर्विसेज की, वहाँ पर से इंक्रीजिंगली ये ख़बर आ रही है कि पाकिस्तान के इंटरनेट के मसाइल की वजह से पाकिस्तान के जो फ्रीलांसर्स हैं वो फाइवर के ऊपर अपनी सर्विसेज टाइम पे अपने प्रोडक्ट्स नहीं दे सकते, जिसकी वजह से फाइवर में उन्हें या तो बैन किया जा रहा है या उन्हें नापसंदीदगी की हैसियत से देखा जा रहा है। दूसरा ये कि पाकिस्तान के फ्रीलांसर्स चूँकि इंटरनेट के मसाइल की वजह से वो बहुत ज़्यादा VPN का इस्तेमाल करते हैं। फाइवर ने उसका भी एक्सेप्शन नोटिस लिया है, चूँकि फाइवर जो है VPN का इस्तेमाल उनकी लोकेशन को बदल देता है। तो ये 14 अगस्त को जहाँ पाकिस्तान के आर्मी चीफ बड़े बुलंद बांग दावे कर रहे थे कैडेट्स को बेवकूफ़ बनाने के लिए, वहाँ पाकिस्तान की असल हकीकत ये है जो इंटरनेट की शक्ल में और फाइवर की स्टेटमेंट्स की शक्ल में आपके सामने है। एक सोर्स से हमें ये भी पता चला है कि पाकिस्तान की आर्मी हाई कमांड ने, जनरल साहब ने ये फैसला किया, उनके दोस्तों ने, उनके कुलीग्स ने, कि ये जो जर्नलिस्ट चंद हमारी गिरफ्त से बाहर हैं, इनके लिए अब एक मुख्तलिफ स्ट्रेटजी इस्तेमाल की जाएगी। और वो जर्नलिस्ट का जो मेरे कान में बात पता चली है, जो जर्नलिस्ट ही सारे नहीं है, उसमें मोईद पीरज़ादा है, उसमें साबिर शाकिर है, उसमें शहबाज गिल है, उसमें शायद मेजर रिटायर्ड आदिल राजा साहब हैं। वो क्या मुख्तलिफ स्ट्रेटजी और हिकमत अमली इख्तियार करनी है मौजूदा सर्कमस्टांसेस में, जहां आसिफ मर्चेंट पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं, जहां बहुत से लोगों को शक है कि अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने और FBI ने पाकिस्तान का नाम इसलिए नहीं लिया कि ये फ्रेंडली एलाई कंट्री है, वरना ये हो ही नहीं सकता कि आसिफ मर्चेंट ने जो असैसिनेशंस करनी थी अमेरिका में, उनका पाकिस्तान की मौजूदा जो रजीम है इससे कोई ताल्लुक ना हो। उन्होंने सिर्फ ईरान का वहाँ पे नाम लिया है। लेकिन अगर चलें उसको निकाल भी दें, मौजूदा सेट सर्कमस्टांसेस में जबकि अमेरिका के इंटेलिजेंस इदारे और पुलिसिंग इदारे इतने सरगर्म हैं और उन्होंने इतनी नज़र रखी हुई है पाकिस्तान के ऊपर, क्या ये अब कोई क्रिमिनल गैंग हायर करेंगे? थोड़ा सा मुश्किल लगता है इनका, या फिर ये अब कोई
इन हुकूमतों के ऊपर, मगरबी हुकूमतों के ऊपर दबाव डालेंगे, कोई लॉ फर्म्स हायर करेंगे हम लोगों को टारगेट करने के लिए, ये ठीक तरह से मुझे मालूम नहीं है। लेकिन मैं दोहरा इसलिए रहा हूँ, ये पॉइंट आपके सामने रख रहा हूँ कि ज़रा गौर कीजिए, ये मेरे सोर्स की इन्फॉर्मेशन रखिए और दूसरी तरफ से दावा देखें कि हमारे खिलाफ फॉरेन पावर्स जो हैं वो डिजिटल टेररिज्म करवा रही हैं। और भाई किसको बेवकूफ़ आप बना रहे हैं? कौन सी फॉरेन पावर्स कर रही हैं? सारी फॉरेन पावर्स दुनिया की आपके साथ हैं। आपके सामने सिर्फ पाकिस्तान के नहते मजलूम अवाम हैं और हमारी तरह के जर्नलिस्ट हैं जो आपकी दहशत का और आपकी दहशतगर्दी का और आपके जुल्म का शिकार हैं। अच्छा, अब पाकिस्तान के 14 अगस्त की निस्बत से तो हम बात करते हैं, लेकिन आज ही के दिन में अफ़गान तालिबान ने भी अपनी जो इस्लामिक एमिरेट है उसका भी उन्होंने एक दिन जो है मनाया है। वैसे तो 15 अगस्त को उनको मनाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने 14 अगस्त को मनाया है। और एक रैकेट एक्ट किस्म की मिलिट्री हार्डवेयर जिसमें सोवियत एरा के टैंक्स भी हैं, कुछ हेलीकॉप्टर भी हैं, कुछ अमरीकी असला भी है, एक पूरा हॉच पॉच है, उसको उन्होंने डिस्प्ले किया है बैग्राम एयर बेस में, जो कभी अमेरिकन फोर्सेस का या एलाइड फोर्सेस का प्रिंसिपल सेंटर ऑफ ऑपरेशन होता था अफगानिस्तान में, इन्हीं अफगान तालिबान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करने के लिए। और इस सेरेमनी में जहाँ सैकड़ों लोग शामिल हुए हैं इस इवेंट के अंदर, इस सेलिब्रेशन के अंदर, वहाँ इसमें बड़े नुमायाँ तौर पर चीनी और ईरानी डिप्लोमेट्स जो हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है। इस खित्ते में चलने वाली जो एक रीजनल हवा है उसका आपको इससे अंदाज़ा हो सकता है। मुझे इस पे कमेंट सिर्फ ये करना है कि गुज़िश्ता 3 बरस से अफ़गान तालिबान ने, जो कि एक बड़ी प्रिमिटिव किस्म की मिडिवल फोर्स है, ये मिडिवल आइडियोलॉजी है, उसने अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान के मुकाबले में अगर आप कंपेयर करें तो बहुत बेहतर गवर्नेंस जो है उन्होंने प्रोवाइड की है। उनके हालात पाकिस्तान से निस्बतन बेहतर आपको नज़र आते हैं। अगर ये अफ़गान तालिबान के अंदर औरतों के और लड़कियों के, बच्चों की एजुकेशन के हवाले से आने वाले सालों में कोई कंसेंसस हो गया अगले 12 महीने 24 महीने में, तो आप ये देखिएगा कि यही अफ़गान तालिबान आपको एक बहुत बेहतर गवर्नेंस मॉडल खड़ा करके करते नज़र आएंगे और बहुत ज़्यादा दुनिया के ममालिक स्टार्टिंग फ्रॉम यूरोप जो है इन्हें तस्लीम कर लेंगे। इसे भी एक चैलेंज के तौर पर पाकिस्तान को देखना चाहिए। अब मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग आपके सामने सिचुएशन रखना चाहता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्पोक्स पर्सन, उनके वकील वगैरह जो है वो अडयाला जेल से बाहर एक प्रेस टॉक कर रहे थे, मुख्तलिफ बातें वो कर रहे थे। वहाँ एक सवाल पूछा गया उनसे, और सवाल पूछा गया कि जनरल फैज़ हमीद जो फॉर्मर DG ISI हैं, उनकी गिरफ्तारी पे इमरान खान का क्या रिएक्शन, रद्द-ए-अमल है। अब हमें नहीं पता कि इमरान खान ने कोई रिएक्शन या रद्द-ए-अमल इस हवाले से दिया है या कोई फैसला हुआ है। बहरहाल जो स्पोक्स पर्सन ने वहाँ पर, मैं कोशिश करता हूँ कि टुकड़ा आपको सुना दूँ, उन्होंने वहाँ पर यह फरमाया कि इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इसे अफवाज पाकिस्तान का एक अंदरूनी मामला जो है वो समझते हैं, और ये उनका अपना एक इंटरनल डिसिप्लिन का मामला है कि वो आर्मी के अंदर के मामलात को या एक्स आर्मी ऑफिसर्स जो हैं उसको कैसे डील करते हैं। खान साहब ने ये सिर्फ यही बात की है कि ये फ़ौज का अंदरूनी मामला है और इसके ऊपर जो भी एक्शन फ़ौज ने लिया है उसका पार्टी के साथ या खान साहब के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। अगर खान साहब ने सिर्फ एक बात की है कि अगर 9 मई के रिलेटेड ये चीज़ें उसके साथ कनेक्ट की जाती हैं तो ये बहुत अच्छा मौका है। हम हमेशा से कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन जो है उसका क़याम अमन में लाया जाए। मैं इस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मुख्तलिफ जब सिचुएशंस डेवलप होती हैं तो उस पर कैसे रिएक्शन करना है, कैसे पोजीशन लेनी है, कैसे रद्द-ए-अमल करना है, उसकी कोई अक्सर मोमेंट्स पे आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ इज़ कॉट इन अ वेरी ऑकवर्ड मोमेंट, और उनको ये समझ ही नहीं आती कि इस मौके पे उन्हें क्या पोजीशन जो है वो लेनी चाहिए। और ये जो पोजीशन ली गई है ये कोई बहुत ज़्यादा मुनासिब पोजीशन नहीं है। इससे मुख्तलिफ अल्फाज जुमलों का चुनाव हो सकता था, इस पर हैरत का इजहार हो सकता था, इस पर तशवीश का इजहार हो सकता था, इस पर कुछ भी हो सकता था डिफरेंट। लेकिन जो पोजीशन ली है, मैं इसमें जाना नहीं चाहता कि इनको क्या पोजीशन लेनी चाहिए। मैं आपको याद करवाऊंगा कि ये पहली दफ़ा नहीं है, ऐसे दर्जनों यानी मौक़े आए हैं पाकिस्तान की गुज़िश्ता 3-4 बरस की तारीख़ में जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई सही पोजीशन वो नहीं ये पार्टी ले सकी, और इनमें सोच की बड़ी कमी थी। ये पहले मेंटली प्रिपेयर नहीं थे कि इनको क्या पोजीशन जो है वो इख्तियार करनी चाहिए, और बाद में कई दफ़ा इन्होंने अपनी पोजीशन को बाद में करेक्ट करने की इन्होंने कोशिश की। मैं आपको याद करवाऊँगा कि जब 2022 के अंदर सडनली डॉक्टर शहबाज गिल जब वापस आ रहे थे बनीगाला से, तो उनकी गाड़ी रोक के उनके दरवाजे तोड़ के उनको गिरफ़्तार किया गया। तो कम से कम 36 घंटे तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, 36-48 घंटे तक पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ जो थी वो सारी की सारी डिफेंसिव पे चली गई। तहरीक इंसाफ के लीडर्स जो हैं वो उल्टा डॉक्टर शहबाज गिल को कंडेम करने लग गए। उनको समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या पोजीशन लेनी है, और इस नाचीज़ ने उस वक़्त हिम्मत करके
along with certain other people in Pakistani media. एक शहीद अरशद शरीफ थे, एक ये नाचीज़ था, एक इसे कहते हैं मैं खबर घुमन थे, जिनकी पोजीशन ये थी कि ये जो चीज़ हुई है ये अनएक्सेप्टेबल है, ये चीज़ गलत हुई है और जो कुछ बकवास की जा रही है डॉक्टर शहबाज गिल के हवाले से उसका किसी किस्म का कोई जवाब नहीं बनता। और हम वो लोग थे जिनके शर्म दिलाने के बाद और आवाम का बड़ा रिएक्शन था, बड़ा रद्द अमल था लोगों का कि जो कुछ हुआ है गलत हुआ है, तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुंह पे कुछ ठंडे पानी के छींटे पड़े। फिर इनको समझ आई कि इनको पोजीशन लेनी चाहिए। जब इमरान खान ने कहा कि हम लियाकत बाग में जाके एक रैली लेंगे, उसके बाद उन्होंने बड़ी सख्त पोजीशन ली। लेकिन तहरीक इंसाफ का जो मेंटल चिप है उसमें कोई कमज़ोरी है, जब भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं ये उस पर पोजीशन नहीं ले सकते। दूसरा 9 मई को ही देख लें, 9 मई का जब वाक़या इनके साथ हो गया तो इनको समझ ही नहीं आई कि क्या पोजीशन लेनी है। कम से कम भी इनके 36-48 घंटे गुजर गए और मेरी तरह के लोग थे जिन्होंने 36 घंटे के बाद पूरा एक एनालिसिस करके पॉइंट आउट किया कि भाई 9 मई जो है ये तहरीक इंसाफ की जिम्मेदारी नहीं बनती। यहाँ पे क्लियरली आपको एक स्ट्रेटेजिक माइंडसेट और स्क्रिप्ट नज़र आ रहा है। जिस तरह से इन्होंने 10,000 लोगों को 24 घंटे में गिरफ्तार किया, अगर आपने गिरफ्तारी का फैसला 9 मई के बाद किया होता तो आपको देर लगनी थी। मैंने बहुत चीज़ें इस पर मैं बहुत दफ़ा बोल चुका हूँ, यानी जिस एंगल से आप देखते हैं आपको पता चलता है कि 9 मई इनकी प्लानिंग थी आसिम मुनीर साहब की टीम की, और इन्होंने 9 मई करके इनका मकसद था कि आपने तहरीक इंसाफ को पैरालाइज करना है, डीलेजिटिमाइज़ करना है, उसकी सारी लीडरशिप को पकड़ लेना है, उनसे माफिया मंगवानी है, नाक रगड़वाने हैं, पाकिस्तान की सारी पॉलिटिक्स की डायरेक्शन चेंज कर देनी है, जुडिशरी को डिफेंसिव पर डालना है, मीडिया को डिफेंसिव पर डालना है, अफवाज पाकिस्तान को डिफेंसिव पर डालना है, वहाँ पर लोगों को आगे पीछे कर देना है। लेकिन तहरीक इंसाफ को नहीं समझ आई। जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी और कोर्ट मार्शल के ऊपर आपको एक वेल थॉट आउट पोजीशन लेनी चाहिए थी और कुछ ये नहीं लेनी चाहिए थी जो कि मैंने आपको टुकड़ा सुनाया। अभी इतना ही, फिर आपसे बात होती है। थैंक यू।